आरएसएस के बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं हम, इंद्रेश कुमार की बात कर रहे हैं हम, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने मंच से जो कह दिया है उसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर थम नहीं रहा है। क्या कहा है उन्होंने जिस पर घमासान मचा हुआ है? राम भक्ति वाली पार्टी अहंकारी बनी, ये इंद्रेश का कहना है। इसके साथ जिन्होंने चुनाव नतीजों पर बहुत बड़ा बयान दिया है, उस बयान को लेकर के भी देखिए क्या घमासान मचा है। जिन्होंने अहंकार दिखाया, राम उनके नहीं रहे, उनको कहां लाकर के छोड़ा, ये नंबर के साथ बताया। और इसके साथ जो राम के साथ नहीं थे, जो खुल करके मुखालफत करते थे, उनके लिए भी नंबर बताया। और इसके साथ कहा कि राम का न्याय साइलेंट है और बहुत ही सुखद है जब वो न्याय करते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। तो देखा और सुना आपने ये बयान। तो आरएसएस की तरफ से जिस तरीके से संकेत में बीजेपी पर अटैक किया गया, उससे विपक्ष को भी मौका मिल गया। हालांकि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो इंद्रेश कुमार को ही निशाने पर ले लिया। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है। 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। हमें यह अपेक्षा है आरएसएस आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा, और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। आरएसएस को कोई पूछ नहीं रहा, और इंद्रेश कुमार जी अहंकार ना नरेंद्र मोदी जी का रहा, ना भाजपा का रहा, ना ही आरएसएस का रहेगा और ना ही आपका रहेगा। हिंदू मुसलमान आप हमेशा करते रहे, आपने कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी जब आपको त्याग रही है और उसने स्पष्ट कह दिया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अब उन्हें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तब आप इधर उधर चिल्ला रहे हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जनता के हितों की बात कीजिए, अपने हितों की नहीं। देखिए, आरएसएस में इंद्रेश कुमार का कद बड़ा है, इसीलिए उनके बयान के मायने भी बड़े हैं। इंद्रेश कुमार से पहले खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले संकेतों में, इशारों में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार, सेवक और अहंकार, ये दोनों शब्द एक साथ एक फ्रेम में नहीं आ सकते, और बहुत सारी बातें कही। उनके बयान को भी फिर से सुन लेते हैं। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है।
तो आरएसएस की ओर से इंद्रेश कुमार को सुना, इसके अलावा आरएसएस प्रमुख को सुना, लेकिन अब चलते हैं दिल्ली। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हैं और ये जानना जरूरी हो जाता है कि चुनाव के नतीजों के बाद अब तक के अगर सिचुएशन को देखें तो विपक्ष के नेता ही बीजेपी को घेरते चले आए थे, लेकिन अब बीजेपी का मात्र संगठन भी खुल करके हमले कर रहा है। ये हमने देख लिया, दिखा भी दिया, लेकिन ये चल क्या रहा है? क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई सफाई, कोई बात कही जा रही है? नीरज, देखिए, बीजेपी की तरफ से तो अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब ये कोई पहली बार नहीं है, ये ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है और अगर भाजपा में कुछ कमियां आरएसएस को दिखती हैं तो समय समय पे वो मंचों के जरिए सजेशन देते हैं। लेकिन एक बात ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समय समय में साथ पर बैठ के साथ में समस्याओं का हल भी निकालते हैं। तो ये मुझे लगता है ये क्षणिक है। अभी चुनाव संपन्न हुआ है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ भी ले ली है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इसलिए अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं। तो वो अपने और वंश संघी, वंश है आरएसएस मैन, ऑलवेज आरएसएस मैन, ये आरएसएस की पद्धति। कहते हैं कि जब एक बार आप प्रचारक बन गए तो जिंदगी भर आप प्रचारक रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कुछ खटास मिठास हो सकती है, लेकिन दोनों को अलग करके देखा जाए या दोनों में दुश्मनी हो जाए, ऐसी बातें मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। थोड़े समय बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फिर एक मंच पर, एक धुरी पर और एक राय में बात करते नजर आएंगे। सवाल बनता है कि सत्ता का अहंकार, इसीलिए हमले लगातार हमले क्यों किए जा रहे हैं? सत्ता का अहंकार ये वर्ड बार बार क्यों आ रहा है? और अलग अलग मुखार बिंदु से प्रकट होने वाले वर्ड कह सकते हैं। विनोद सर, आपके पास आके अगर जानना चाहें, अगर अपनापन रहता है तो पहली चीज कि जब कोई अपना गलती कर रहा होता है उसी वक्त हम करेक्ट करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज कि बंद कमरे में समझाया जा सकता था। ये खुल करके नतीजों के बाद इस तरीके की बयानबाजी से क्या इशारे मिल रहे हैं? देखिए, संघ और बीजेपी को एक बात तो समझनी चाहिए, जैसे नीरज ने भी कहा कि वो दोनों एक ही संगठन है, एक ही संगठन। वो मातृ संगठन का मतलब कि वो उसके बच्चे के तौर पे, छोटे भाई के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो यदि हम ये समझ रहे हो कि आज इस सब से बीजेपी और संघ अलग अलग हो जाएंगे तो वो कतई नहीं होने वाला है। संघ की नाराजगी है क्योंकि संघ की व्यवस्था में, संघ के थॉट प्रोसेस में पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है, यानी व्यक्तिवादी संगठन नहीं होता। वहाँ पर पर्सनैलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो संघ प्रमुख कह रहे हैं। हालांकि संघ प्रमुख के बाद तो किसी और के बयान का कोई मायने नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक रास्ता दिशा दे दी है और उन्होंने कहा कि अहंकार क्या है कि व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, सेवक को सेवक के तौर पर रहना चाहिए, अहंकार के तौर पर नहीं रहना चाहिए। और पिछले 10 साल में ये उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर रहा कि जो अहंकार बढ़ता रहा उसी का नतीजा रहा है कि ये हमारे को चुनावों में हार मिली है और उसको समझाने की कोशिश। लेकिन आप इसको समझिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी जो है वो आरएसएस से बड़ा है। ठीक है, यदि टेक्निकली कहें तो ठीक है, बीजेपी के आज 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और संघ के 1.25 करोड़ स्वयंसेवक हैं। तो यदि उस तरह से देखा जाए, लेकिन बीजेपी की आत्मा जो है वो आरएसएस है। संघ उस पर चुप रहा, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए उसके तुरंत अगले दिन संघ के बड़े पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बात की और उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आया है जिसका मतलब था कि वो नाराज हैं। इसलिए ये कहना कि अब बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक चल रहा है वो भी नहीं है, लेकिन इससे दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे ये भी नहीं है। देखिए, ये तो बात अभय जी अभी मानेंगे कि अलग होने वाली बात नहीं सामने आ रही है, लेकिन विपक्षी दलों को मौका मिल रहा है। जो बात विपक्ष कहती है वो मंच से, खुले मंच से इस तरीके से कहे जाने को, इसका प्रोजेक्शन क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूं इसमें विपक्ष क्या कह रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है मेरी निगाह में। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों का एक संकट है और भाजपा का अंदरूनी संकट है। अब संघ की देखरेख में, मैं ये मानता हूं संघ की देखरेख में, संघ के निर्देशों के तहत क्या भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन होगा? जैसा कि अखबारों में खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक नेता के प्रभुत्व से बाहर निकाला जाएगा। अभी तक कार्यकर्ताओं का काम केवल ये रह गया था कि सरकार की योजनाओं का प्रचार करें,
कार्यकर्ता अपना काम खुद सोच नहीं रहे थे, कार्यकर्ताओं की राजनीतिक गतिविधियां शून्य हो गई थी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बातें हो रही हैं और इनका पूरा ब्यौरा अखबारों में भी प्रकाशित हो रहा है। भाजपा की तरफ से इन चीजों का कोई खंडन भी नहीं आ रहा है। तो जाहिर है कि संघ भाजपा जो उसके प्रभाव से बाहर निकल गई थी या बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जगत प्रकाश नड्डा का वो वक्तव्य है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। संघ अपनी उस अथॉरिटी को, अपने उस प्राधिकार को दोबारा हासिल कर रहा है और दोबारा भाजपा को अपने दबदबे में, अपने नेतृत्व में लाना चाहता है। और मेरा मानना है कि इस जो चुनाव परिणाम आया है, इसने उसे मौका दे दिया है। जिस तरह से बहुत सारे लोग इस सरकार से उत्पीड़ित महसूस करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस सरकार से उत्पीड़ित महसूस करता था, क्योंकि संघ का एजेंडा तो लागू कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन वो उसी तरह से अगर कोई बाप जो है अपने बेटे को अपना बिजनेस दे दे और बिजनेस तो खूब फले फूले मुनाफा हो, लेकिन वो बाप की कोई बात ना माने और बार बार कहे कि देखो तुमने जो कहा था हमने उसका उल्टा किया, इसी में हमें फायदा हुआ। अब जब बेटे की चूक होगी तब बाप कहेगा देखो मेरी बात अगर तुमने मान ली होती तो तुम्हारी ये चूक नहीं होती। ये इस प्रकार का संघर्ष है और ये काफी गंभीर संघर्ष है। अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता अभी भी मंचों में पुराने शैली में मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन इस तरीके से होगा कि वो एक व्यक्ति जो कारपोरेट निर्णय करने का जो कारपोरेट सिस्टम बन गया था कि ऊपर से आदेश चलते थे, नीचे वालों को अकल ताक पर रखकर उस आदेश का पालन करना पड़ता था। इससे उनकी जो पॉलिटिकल एजेंसी थी, जो राजनीतिक पहलकदमी थी, वो राजनीतिक पहलकदमी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ऑटो पायलट पे चल रहे थे। ऑटो पायलट की जरूरत ही नहीं थी, बैठे हुए हैं, आदेश आएगा उसका पालन करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। ये स्थिति बन गई थी। उसी का संचित दुष्परिणाम जो है इस चुनाव का नतीजा है। अग्निहोत्री जी, बाप होता है, ये वाली प्रोजेक्शन रही है मंच से ये बताने की, क्योंकि अगर जिस रिश्ते को आप कह रहे हैं यही बात होती है कि कितना भी आगे बढ़ो, लेकिन जब समझाने का तरीका, क्या ये सही है या ये प्रोजेक्शन है या जो सर कह रहे थे वो बात सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि संघ और भाजपा के रिश्ते जो है वो मात्र संगठन है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि संघ भाजपा की आत्मा है। और जब कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं जो हमारी आत्मा नहीं चाहती और बाद में जब हमें असफलता मिलती तो आत्मा जागती है कि ऐसा न किया होता, ऐसा न किया होता, ऐसा न किया होता। तो संघ कुछ उसी भूमिका में है कि अब संघ देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हारी थी 2004 के बाद, तब भी संघ ने एकदम से पार्टी की तमाम सारी नीतियों पर, उसके नेतृत्व की शैली पर, उन पर सुदर्शन जी उस समय थे, उन पर जो है हमला किया गया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखिए अडवाणी जी का युग की समाप्ति हुई और संघ ने नए तरीके से बीजेपी को पुनर्गठित किया। और मुझे याद है मोहन भागवत जी जब दिल्ली आए थे, सरसंघचालक थे, और कहा था कि पार्टी विल राइज फ्रॉम द एशेस, भाजपा राख से उठ खड़ी होगी। और उसके बाद D4 को तलब करके उन्होंने, उस समय जो D4 के 4 बड़े नेता माने जाते थे, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार, उनको तलब करके अडवाणी जी को तलब किया गया था केशवकुंज में, और बड़ी लंबी एक्सरसाइज चली थी 3 दिन तक। मुझे लगता है संघ कुछ अब उसी भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है जो अभय जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के प्रभाव से पार्टी को निकालना। और इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष की नियुक्ति में किस व्यक्ति की नियुक्ति होती है और संघ की कितनी चलती है, इससे तय होगा कि क्या संघ अपने इस मुहिम में सफल होगा कि एक व्यक्ति के प्रभाव से पार्टी को मुक्त कर सके। और ये जो इंद्रेश जी का बयान है ये उसी की कड़ी है। ये भागवत जी के बयान, देखिए भागवत जी ने बयान दिया चुनाव के बाद, मैं संघ के कुछ पदाधिकारियों से चुनाव के बीच में मिला था 2-3 लोगों से। उस वक्त वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में जितने आलोचक थे सरकार के और नेतृत्व के, तो मुझे लग गया था कि कहीं ना कहीं ऊपर कुछ संघ में ये सोच चल रहा है। और उसका प्रकट वो हुआ नतीजों के बाद भागवत जी के बयान से। अब है माफ कीजिएगा राकेश शुक्ला जी, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ऐसा तो है नहीं, संघ ने बड़ी ध्यान से हर एक प्रचार को, हर एक नारे को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया है। कोर्स करेक्शन की, बातचीत की, समझाइश की गुंजाइश उस वक्त क्यों नहीं थी? देखिए, जब गाड़ी चलती रहती है तब मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिक की जरूरत पड़ती है जब गाड़ी खड़ी हो जाती है। यही संघ प्रमुख है जब उन्होंने मोदी और उनके सरकार के कामकाज की प्रशंसा भी की थी। 2017 में पुस्तक विमोचन था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षा के काम में मोदी जी बेहतर कर रहे हैं। यही भागवत जी हैं जिन्होंने 22 और 23 में कहा था कि यूक्रेन से बच्चों को सकुशल लाने का काम मोदी जी ने किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का अभिभावक संगठन है।
अभिभावक प्रशंसा भी करता है और अभिभावक नसीहत भी देता है। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां डावाडोल हुई थी, तब संघ की तरफ से ही नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और वो दौर था जब एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी पे लाल कृष्ण आडवाणी जी का था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चुनाव के पहले अपने आप को घोषित करवा लिया था प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तब उनका नाम पड़ा था पीएम इन वेटिंग। फिर 2013 में इसी तरह की परिस्थितियों में संघ ने ही नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी। तो कमान सौंपने के पीछे उसका कारण ये नहीं होता कि व्यक्ति, कमान सौंपने के पीछे उसका कारण होता है नेतृत्व। जब नेतृत्व सुचारू तरीके से नेतृत्व का काम करता है तो संघ उसको उस पर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। 10 साल कुछ नहीं किया, लेकिन इस साल जो रिजल्ट आए उसमें संघ को लग रहा है कि अब हमारे सलाह की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए मोहन जी बोले। और मोहन जी के बोलने के बाद आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जी की भी टिप्पणी आई, इंद्रेश जी की भी टिप्पणी आई। मुझे लगता है अब और भी टिप्पणियां दिन तो अभी चढ़ा है। बड़ी खबर ये है कि हार के कारणों की पड़ताल के लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाया है। उम्मीदवार जो हार गए हैं उनके लिए बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट ली जा रही है। कल अवध क्षेत्र के हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत हुई और आज बारी है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हार की समीक्षा। कुछ नेताओं ने जिला संगठन पर सवाल उठाए हैं तो कुछ नेताओं ने कहा कि जाति आरक्षण जो मुद्दा है उसे विपक्ष ने उठाया और उसकी हम काट खोज नहीं पाए। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है। तो आज कानपुर क्षेत्र के सभी अपने मान्य प्रत्याशियों को बातचीत करने, उनके अनुभव चुनाव के जानने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहाँ जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए। बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। चलिए हम ग्राउंड पर चलते हैं और ग्राउंड से जो खबरें आती हैं उसे समेट करके हमारे रिपोर्टर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीरेश पांडे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो मांगी जा रही है, चाहे अवध की हो, बुंदेलखंड की हो, पूर्वांचल की हो या पश्चिमी यूपी की। वीरेश, किस तरीके से जब आप उन हारे हुए कैंडिडेट से भी बात करते हैं तो वो क्या सोच के रिपोर्ट बना रहे होंगे? उनके जहन में क्या चल रहा होगा? अपनी हार का ठीकरा कहीं फोड़े या फिर वाकई वो एनालिसिस कर पा रहे हैं? देखिए, ये आर.के. पटेल हैं, बांदा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और ये चुनाव जीते थे 19 में और ऐसे में ये हार गए हैं। सब कुछ सबकी जानकारी में है और सब कुछ जानकारी है और जानकारी लेकर के उसमें समय से हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसमें कार्रवाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं। कश्ती कहाँ डूब गई? पहले ही भेजे थे, बताया सर, कश्ती कहाँ डूब गई आपकी? कश्ती कहाँ डूब गई? विधायकों के भी नाम, ये बहुत चीजें हैं। कुछ लोग जो अपने खास होते हैं, कुछ लोग अपने साथ जो सत्ता के साथ चिपक जाते हैं, अपने साथ रहते हैं और जब चुनाव आता है तो वो जब देखते हैं कि सत्ता हो सकता है कहीं दूसरे की बनने जा रही हो कहीं पर, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, फिर उधर उधर हो जाते हैं और भीतरघात करते हैं, छुरी मार देते हैं। वही भीतरघात हो जाता है ऐसे लोगों। भीतरघात तो हुआ ना सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपाई बन गए थे। खुलकर के लोग अपोजिट में थे, खुलकर के विरोध कर रहे थे, खुलकर के कुछ जिम्मेदार लोग विरोध कर रहे थे और वो खुलकर के खड़े थे और जब खुलकर के सामने खड़े थे पूरे चुनाव में एक जाति का जहर बो रहे थे। तो जिम्मेदार लोग तो आपके पार्टी के भी थे ना? हाँ, पार्टी के लोग कुछ जाति का जहर बो रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की डबल इंजन की सरकार थी, संगठन के द्वारा 14 से लेकर के देखिए अब तक। सर, मतलब बेइज्जती तो करा दी ना इन लोगों ने। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खाए पिए विधायक बने, कार्यकर्ता नेता बने और भाजपा को ही हरा दिया। विधायक का कोई दोष नहीं होता है। देखिए 14 से लेकर के और अब तक एक प्रदेश में पहले 14 के पहले एक जातिगत आधार पे चुनाव होते थे और 14 के बाद से मोदी जी के आने के बाद से वो जाति का आधार खत्म हुआ था। मैं साफ ये जानना चाहता हूं सर, ये तो कहानी हो गई। आपके खिलाफ कितने लोगों ने काम किया? इस बार फिर से आपके खिलाफ कितने लोगों ने काम किया प्रदेश में? इस बार फिर से प्रदेश में वो पूरा जातिगत माहौल पैदा किया लोगों। किसने किया? अपने लोगों ने भी तो किया। हम अपने लोगों ने तो उस पर हवा दिया ना। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने लोगों ने अगर हवा दिया तो ये बड़ी बात। विरोधी लोगों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो पहले से जाति के आधार पर वोट को लूटने का काम, लेने का काम करती थी,
उन पार्टियों ने फिर से अपना जादू। अभी आपने एक शेर सुनाया कि मेरी किश्ती डूबी जहां पानी कम था और गैरों में कहां दम था। वो तो मैं एक बार सुना दीजिए। वो तो एबीपी के दर्शक पूरे देश में सुनना चाहते हैं। वो तो मैं कई बार सुना चुका हूँ, एक बार और सुना दीजिए। रहा हूँ कि जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, जो जब एमपी एमएलए या मंत्री मिनिस्टर जब कोई बनता है तो एक इर्द गिर्द कुछ रहने वाले लोगों की टोली होती है। अरे वो शेरो शायरी जो आप अपने दर्द को बयां कर रहे थे, सुना दीजिए। वो टोली जब चुनाव आता है तो उस टोली की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। एक समाज होता है, कुछ समाज के लोग समाज की दुहाई देते हैं, तो कुछ खास लोग होते हैं, तो वो खास लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि अपनों ने हमें लूटा और गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जहाँ पानी कम था वहीं रगड़ दिया अपनों में। और आपका जो चेहरा है ना, उससे साफ लग रहा है इतना विश्वासघात हुआ है, इतना भीतर घात हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी जो शरीर है ना वो भी आहत हो गई है। कि विश्वासघात हम नहीं कह सकते, खुला घात था। खुला घात था, खुला था, खुल करके हमारे यहाँ एक्स एमपी, एक्स विधायक खुलेआम विरोध में लटे थे, सबको पता था। और लग करके उन लोगों ने एक जाति का जहर बोया। कहा जा रहा है कि आपके स्थानीय विधायकों ने भी विरोध किया। वीरेश, इससे तीखे सवाल नहीं पूछे जा सकते थे। अब बस कीजिए, अब उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि एक तो हार का दर्द और ऊपर से इतने चुभते हुए सवाल और आंसू आए, शेरो शायरी आए। अभी तो फिलहाल बंद लिफाफे में वो अपनी रिपोर्ट दे के आए, ये बड़ी बात है। जरा और कार्यक्रम पे नजर डालिए, बताइए कि वहां और क्या क्या होने वाला। वीरेश, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा और यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। पहले दिखाओ हरिओम की ये दृश्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी के बाहर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और अंदर भीतर बैठे भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल और पार्टी के पदाधिकारी भीतर घातियों को चिन्हित कर रहे हैं। अब भीतर घातियों की बारी है और लगातार जो लिफाफे हैं, लगातार जो रिपोर्ट कार्ड है लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच रहे हैं और अपने आंसुओं को बयां कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। ऊपर बैठे हुए भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल जो संगठन के महामंत्री हैं, उन पदाधिकारियों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर तुम लोगों ने तो बताया था कि बड़ा गुलाबी मौसम है, यहाँ पर बहुत शानदार काम हो रहा है, अपनी रिपोर्ट दिया था और बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 पाने जा रही है। ऐसे में अब क्या है, अब रिपोर्ट आपने गलत क्यों दी? उन पदाधिकारियों, उन महामंत्रियों, उन प्रदेश अध्यक्षों, उन उपाध्यक्षों से, महामंत्रियों से, उन मंत्रियों से भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी इन भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल से भी पूछ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की लुटिया कैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गढ़ उत्तर प्रदेश में डूब गई और डूबने के कारण देखिए सवाल ऊपर से नीचे तक होता है। जीत का सेहरा मुखिया पे बांधा जाता है, लेकिन टिकट बांटने से लगाए और जिन्हें टिकट मिली उन तक सवाल तो होगा और एनालिसिस भी होगी। यूपी में हार पर बड़ा बवाल, किस किस का होगा हिसाब, क्योंकि हिसाब की तस्वीरें ही वीरेश दिखा रहे थे और उस हिसाब में कौन कौन आएगा, उसके दायरे में कौन कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए अब इस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि यूपी को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कई तरीके से लोग देख रहे हैं। जहां बात करें राकेश शुक्ला जी, जिस तरीके से हार का ठीकरा सिर्फ कैंडिडेट पे फोड़ देना, क्या ये सही होगा या फिर लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की जीत की वजह अच्छा टिकट वितरण भी था? मेरा मत थोड़ा सा अलग है जी। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि 33 सीट वो जीती कैसे। जिस समय वो जीत का पता लगा लेगी उसको हार का अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि जीत के पीछे एक कारण होगा और जब जीत का कारण पता चलेगा तो हार का कारण जानना कठिन नहीं होगा। जो हम कह रहे कि कैंडिडेट कहीं खराब था, कहीं जातिगत समीकरण बिगड़ गया, तो जिन जगहों पर जीते वहां समीकरण दुरुस्त कैसे था और बाकी ठीक बगल की सीट का कैसे बिगड़ गया। आप कानपुर जीतते हैं तो प्रयागराज क्यों हारते हैं? दोनों जगह आपके कैंडिडेट नए थे जी, कार्यकर्ता वही थे, मतदाताओं में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, क्योंकि आपके तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जिन सीटों पे आप जीते उसके बगल वाली सीट आप क्यों हारे। बगल में बैठे विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आप सोचते हैं कि जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक अब बात चल रही है, खासकर सांसदों जो हार गए उनसे पूछा जा रहा है, लिफाफा मांगा जा रहा है, बताइए क्यों हारे, लेकिन यूपी में आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, तब 14 का चुनाव मोदी जी के नाम पर जीता गया और उसमें ये माना गया कि बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है।
19 के चुनाव में भी यही हुआ कि मोदी जी के नाम पर वोट मिला, 17 के चुनाव में भी यही हुआ कि मोदी जी के नाम पर वोट मिला, और 22 के चुनाव में भी यही हुआ कि मोदी जी के नाम पर वोट मिला। यानी कैंडिडेट, गुटबाजी, जाति समीकरण, उम्मीदवार की कमजोरी, संगठन की कमजोरी, भीतरघात, ये सब कोई मायने नहीं रखते जब मोदी जी और योगी जी सामने आ जाते हैं। तो ये मोदी जी योगी जी का जादू इस बार क्यों नहीं चला? जांच इसकी होनी चाहिए। जादू क्यों नहीं चला? देखिए, मैं विनोद जी की बात से 100% सहमत हूँ। इस तरह की तमाम समीक्षाओं में हमेशा ये होता है कि मध्यवर्ती और निचले कार्यकर्ताओं से पूछताछ होती है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। असली समस्या शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़ी हुई है। आरएसएस पूछ तो रहा है, लग रहा है। नहीं, वही तो मैं वहां पे भी आता हूं। देखिए, अभी शुक्ला जी ने जो बात कही संघ भाजपा संबंधों की, मोटे तौर पर उससे मैं सहमत हूं। एक बात तथ्यात्मक दृष्टि से भी अनुचित है थोड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उन्होंने जब नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो उनको एजेंडा दिया गया था कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना है। फिर नितिन गडकरी ये पूर्ति घोटाले के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया, तो उन्हें भी ये एजेंडा दिया गया था कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना है। क्योंकि दिल्ली में जो केंद्रीय नेता थे उनके अंदर बड़ा जबरदस्त लतियाव चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी साख कार्यकर्ताओं की निगाह में पूरी तरह गिर गई थी। और पूरा भारत की जो कारपोरेट पूंजी थी वो नरेंद्र मोदी को ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, तमाम कार्यक्रमों में ये कह रही थी। तो नरेंद्र मोदी ने मोदी के नारे लगवाकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवा लिया। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, राजा ऐसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए, बात तो ठीक चल रही है, लेकिन जो लोग प्रजा को इस तरीके से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं कि यूपी वालों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये जो यूपी वालों पे भी अब ऐसे देखा जा रहा है कि अच्छा तुम लोगों ने ही तो बीजेपी की सीटें कम कराई हैं, इसे लेकर के कौन इवैल्यूएट करेगा? इसकी एनालिसिस कहां से होगी? नहीं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि लोगों ने ऐसा किया है तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। अगर लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, अयोध्या में आपको वोट नहीं दिया या अमेठी में आपको वोट नहीं दिया, तो फिर तो आपको सोचना है कि लोगों ने आपको क्यों वोट नहीं दिया। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है और ये हमेशा ही होता है कि हार होती है तो सब एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियाँ टालते हैं। जैसे शीर्ष नेतृत्व की बात हुई तो आरएसएस ने जो सवाल उठाया वो शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा हुआ ही सवाल है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। ये पूरे संगठन में एक ओवरऑलिंग का वक्त आ गया है। पूरे संगठन में आपको बड़े बदलाव दिखाई देंगे, अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक, प्रदेश के संगठनों में महासचिव के लेकर, और वो एक बड़ा बदलाव होगा जो चर्निंग का वक्त इस समय चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर इस बात को, ये कारण तो है ही, ये महत्वपूर्ण बात है जो विनोद जी भी कह रहे हैं कि भाई जो शीर्ष नेतृत्व 2014 में 2019 में चल रहा था जिसका श्रेय आपने उनको दिया, तो 2024 में उस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन सब चीज़ें मिलकर चुनाव में हार होती है। उम्मीदवारों की बात होती है बार बार कि उम्मीदवार गलत बांटे गए, तो बनारस से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हैं, वहाँ 3 लाख वोट कम हो गए। स्मृति ईरानी से बेहतर कोई उम्मीदवार पार्टी के पास हो सकता है कि वहां वो हार गई हैं अमेठी में। अयोध्या में से बड़ा इशू कोई यूपी वालों को, और कहते हैं लोग यूपी बिहार एक जैसा है, लेकिन जनादेश देखिए कितना डिफरेंट है, एकदम अलग है। हो सकता है राम मंदिर से, बिल्कुल पर आप हार गए। इसलिए बहुत सारे कारण होते हैं और उनको एक तरह से रिव्यू किया जाना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप इसलिए लगाए जाते हैं कि सब अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी है और सारे कारणों पर बिल्कुल ब्रेक लेना। साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करो, जो जीते हैं वो भी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। जो 2-3 लाख का मार्जिन था पिछली बार, वो इस बार 40,000, 25,000, 30,000 का रह गया। काफी हद तक फ्रेज लोग यूज कर रहे हैं, बस जीत गए, ये वाली कंडीशन भी रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन में है। क्या एक्शन है, ये बड़ी खबर है, हम आपको बताएं। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली है, संवाद और समन्वय बनाने की बात कही है, जनता का विश्वास जीतने को कहा है, जनप्रतिनिधियों को मिल करके, उनसे बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके मार्गदर्शन की बात भी सामने आई है। और ये सब कुछ बकरीद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी, इसके सुरक्षा और जो कानून व्यवस्था है इसके मध्य भी उन्होंने बातचीत की है। कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेट से बातचीत हो रही है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है, संवाद का एक दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का जो एक मसला रहा, शिकायत भी रही और उसे दूर करने की कोशिश, ये बड़ी खबर है।